फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ। फ्रांस की आर्थिक स्थिति लुई 16 के शासनकाल तक अत्यंत खराब हो चुकी थी। सरकार की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी तथा दिवालियेपन का संकट सरकार पर छाया हुआ था। इस समस्या का समाधान करने के लिए तुर्गेनेकर, कालोन तथा बिएन ब्रायन 1787 को अवसर प्रदान किया गया, किंतु वे सभी अपने प्रयत्नों में असफल रहे। इनके असफल होने में भी राजदरबार के षड्यंत्र ही प्रमुख थे। इन परिस्थितियों में राजा ने अध्यादेशों ऑर्डिनेंसेस के द्वारा शासन करना चाहा, किंतु पेरिस की पार्लियामेंट ने राजा द्वारा लगाए करों को मानने से इनकार कर दिया। इस पार्लियामेंट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि केवल राज्य को ही स्टेट्स जनरल के द्वारा नवीन कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। पार्लियामेंट ने निम्नलिखित अन्य मुद्दों को भी स्पष्ट कर दिया। राजा को न्यायाधीशों को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। 2. प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति की सुनवाई उचित न्यायालय में होनी चाहिए। 3. प्रांतीय पार्लियामेंट के अधिकार अक्षुण्ण हैं। पार्लियामेंट के उपरोक्त कार्यों के परिणामस्वरूप राजा ने पार्लियामेंट को भंग करने का प्रयास किया, किंतु वह अपने प्रयत्न में सफल न हो सका। इसके साथ ही संपूर्ण फ्रांस में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाने की मांग जोर पकड़ने लगी। टेनिस कोर्ट की शपथ। राजा लुई 16 ने जनसाधारण वर्ग के सभा भवन को 20 जून को बंद करा दिया था तथा जनसाधारण वर्ग से कहा गया कि वे 23 जून 1789 को होने वाले राजकीय समारोह तक अपना अधिवेशन स्थगित रखें, परंतु जनसाधारण वर्ग के सदस्य 20 जून को ही सभा भवन पहुंच गए, किंतु उन्होंने उसे बंद पाया। सभा भवन की पहरेदारी सैनिक कर रहे थे। आठ वर्षा से बचने के लिए जनसाधारण वर्ग के 600 सदस्यों ने एक भवन में शरण ली जो टेनिस खेलने के काम आता था। वहां पर इन सदस्यों ने बेली के नेतृत्व में शपथ ली जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ कहा जाता है। इस शपथ में कहा गया था, जब तक वे फ्रांस के लिए नवीन संविधान की रचना नहीं कर लेते वे स्वयं को भंग नहीं होने देंगे। वास्तव में यह एक क्रांतिकारी घटना थी जिसने राजतंत्र की जड़ों को हिला दिया। हेज ने इस घटना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक प्रारंभ था। राजा की शासन आज्ञा के विरुद्ध एवं बिना स्वीकृति के राष्ट्र के प्रतिनिधियों की साधारण घोषणा ने प्राचीन सामंतवादी स्टेट्स जनरल को राष्ट्रीय सभा में रूपांतरित किया तथा इसे फ्रांस में वैधानिक शासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व सौंपा। टेनिस कोर्ट की शपथ दैविक अधिकारों पर आधारित निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति एवं जन इच्छा पर आधारित सीमित राजतंत्र के प्रारंभ होने की घोषणा थी। बास्टील का पतन पेरिस से कुछ ही दूर छोटा सा किला था जिसे बास्टील कहा जाता था। इस किले में प्राय राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। इस प्राचीन दुर्ग को प्रतिक्रियावादियों का गढ़ माना जाता था। लियो गर्शोय ने इस दुर्ग के विषय में लिखा है, बास्टील निरंकुशता और निर्दयता का घृणित चिन्ह था। इस किले का गवर्नर दलाने था। इस दुर्ग में शस्त्रों का विशाल भंडार भी था। 13 जुलाई 1789 को यह समाचार फैला कि जनता की भावनाओं को कुचलने के लिए और अधिक सैनिकों को पेरिस भेजा जा रहा था। इस दुर्ग से हथियार प्राप्त करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1789 को जनता ने बास्टील के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में 5 घंटे तक संघर्ष होता रहा जिसमें जनता के 200 व्यक्ति हताहत हुए। जनता ने अंततः विजय प्राप्त की व कैदियों को मुक्त कर दिया गया। गवर्नर दलाने की हत्या कर दी गई। जनता ने गवर्नर व उसके सिपाहियों के सिर काटकर भालों पर टांग लिए। किले के समस्त हथियारों पर जनता की अधिकार हो गया। बास्टील के किले को जनता ने ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार बास्टील के किले का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। लुई 16 को जब बास्टील के पतन की सूचना मिली तो उसने पूछा, क्या यह केवल विद्रोह है? इस पर मंत्री ने समझाया कि यह विद्रोह नहीं क्रांति है।
लुई 16 17 जुलाई 1789 को स्वयं पेरिस पहुंचा तथा होटल डी विले में उसने बेली को पेरिस का मेयर व लफायते को राष्ट्रीय सुरक्षा दल का सेनापति स्वीकार कर लिया। फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र के पतन के प्रतीक के रूप में बैस्टील का पतन एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना का महत्व इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस इसी घटना के आधार पर 14 जुलाई को ही मनाया जाता है। निःसंदेह यह जनता की निरंकुशता पर विजय थी। दूसरे शब्द में इसे प्रजातंत्र की राजतंत्र पर विजय भी कहा जा सकता है। यद्यपि प्रत्यक्षतः बास्तील का पतन कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी जिसमें जनता ने एक किले को ध्वस्त कर दिया था। लुई 16 को यद्यपि गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, किंतु इसका प्रभाव फ्रांस के हित में अच्छा नहीं हुआ। हेजन ने लिखा है, राजा के वध का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि फ्रांस के शत्रुओं की संख्या बढ़ गई और उसके प्रति उनकी घृणा और भी अधिक गहरी हो गई। क्रांति की रक्षा का आह्वान, आतंक का शासन, कॉल किसी भी क्रांति के पश्चात क्रांति से हुए परिवर्तनों को बनाए रखना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि क्रांति विरोधी तत्व पुनः पूर्व स्थिति लाने का प्रयास करते हैं। फ्रांस की क्रांति के पश्चात भी यह स्थिति थी। फ्रांस में न केवल आंतरिक समस्याएं थीं, वरन बाह्य संकट भी उस पर छाया था। विदेशी सेनाएं फ्रांस की सीमा पर खड़ी थीं, जो कभी भी आक्रमण कर सकती थीं। फ्रांस के राजतंत्र समर्थक ऑस्ट्रिया की सहायता से फ्रांस में पुनः राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इन परिस्थितियों में आतंक के शासन की स्थापना की गई। आतंक के शासन का उद्देश्य फ्रांस में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने के साथ ही विदेशी आक्रमणों से फ्रांस की रक्षा करना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन ने आतंक तथा हिंसा का रास्ता अपनाया, जिसके द्वारा क्रांति विरोधी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार आतंक एवं हिंसा के इस शासन को आतंक का शासन कहा जाता है। आतंक का शासन स्थापित करने के कारण राष्ट्रीय सम्मेलन ने जिस समय शासन करना प्रारंभ किया, फ्रांस चारों ओर से संकटों से घिरा हुआ था। फ्रांस में गृहयुद्ध के आसार नजर आ रहे थे तथा सीमाओं पर ऑस्ट्रिया व प्रशा की सेनाएं खड़ी थीं। इसी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए दांतों ने कहा था, क्रांति दो पाटों के बीच में है, घर में भी शत्रु हैं, सीमा पर भी शत्रु हैं। आठ क्रांति के समर्थकों का विचार था कि जो भी क्रांति अथवा उसके सिद्धांतों का विरोध करता हो उसका विनाश कर देना चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर फ्रांस में आतंक के शासन की स्थापना की गई। आतंक का शासन स्थापित किए जाने के निम्नलिखित कारण थे। आंतरिक समस्याएं। फ्रांस की आंतरिक स्थिति बहुत खराब थी। राजतंत्र समर्थक निरंतर षड्यंत्र करके फ्रांस में पुनः राजतंत्र की स्थापना करना चाह रहे थे। ज़िरोटिन एवं जैकोबिन दलों में पारस्परिक संघर्ष चल रहा था। इसी समय ब्रिटेनी तथा लावेंडी नामक प्रांतों में विद्रोह हो गया। इन विद्रोहों के साथ ही फ्रांस के विभिन्न भागों में विद्रोह होने लगे। इन विद्रोहों को दबाने के लिए शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता थी। आतंक के शासन की स्थापना की गई। विदेशी आक्रमण। राजतंत्र समर्थक देश फ्रांस के विरोधी हो गए तथा शक्ति के द्वारा फ्रांस में पुनः राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के विरुद्ध प्रथम संगठन बनाया, जिसमें इंग्लैंड के अतिरिक्त ऑस्ट्रिया, प्रशा, स्पेन, हॉलैंड इत्यादि देश थे। इस संगठन ने आक्रमण करके बेल्जियम, राइन प्रदेश, सेवाय, नाइस आदि प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। ऐसे में फ्रांस का अस्तित्व खतरे में था। फ्रांस की सुरक्षा के लिए आतंक का शासन प्रारंभ किया गया ताकि सेना को सुसंगठित किया जा सके। आतंक का शासन स्थापित करके कारणों को युद्ध मंत्री बनाया, जिसने सेना को सुसंगठित किया व फ्रांस के गौरव को बचाया।